ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए यहाँ देखें, दिया गया है सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। मतलब आपको सफलता प्राप्त करने के लिए जितना भी सफलता करना पड़े वो आपके लिए सही है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय जो होगा तो आपको जीने के लिए उससे ज्यादा सफल संघर्ष करना होगा। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति बने रहिए, सफलता आपके हाथ आनी ही आनी है। आप लोग सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अचिंता सेवली ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, पहला है 73 किलोग्राम, दूसरा 49 किलोग्राम, तीसरा 57 किलोग्राम और चौथा यहां दिया है 67 किलोग्राम। हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। 73 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बात करें कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित तो यह प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब किया गया था कॉमनवेल्थ गेम? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और पहला कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। अगर हम बात करें यह संस्करण कौन सा है, तो यह संस्करण जो है ये 22वां है और भारत के तरफ से ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पीवी सिंधु, साथ ही साथ मनप्रीत सिंह जी को चुना गया है। अगर हम बात करें यहां कि भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है, तो मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया है। दूसरा पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो जेरेमा लाल रेंगा के द्वारा जीता गया है। और तीसरा अगर बात करें तो अचिंता सेवली के द्वारा जीता गया है। अब यहाँ ये किन किन राज्यों से संबंधित हैं? तो मीराबाई चानू जी का संबंध मणिपुर से है दोस्तों, और जेरेमा का संबंध मिजोरम राज्य से है, और अचिंता सेवली का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। इसी क्रम में आइए हम पिक्चर के द्वारा देखें और इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी इकट्ठा करें। जैसे ये पहला फिगर जो दिया गया है ये अचिंता सेवली का है और इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है और इन्होंने 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है किस भारत के लिए, और इनका खेल क्या है? वेट लिफ्टिंग। और ये दूसरा जो है ये जेरेमा लाल निरुंगा का है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। इनका खेल क्या है? तो इनका खेल भी वेट लिफ्टिंग है और इन्होंने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा पदक? सिल्वर पदक। अगर हम बात करें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार, साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मीराबाई चानू जी को सम्मानित किया गया था। और BCC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू जी को चुना गया है। आइए इसी क्रम में दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया ऑपरेशन विजय, दूसरा गन हिल, तीसरा ऑपरेशन पोलो, चौथा दिया गया ऑपरेशन आजाद। हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। पॉइंट
5140 को नाम परिवर्तित करके गन हिल कर दिया गया। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में 26 जुलाई को हम भारतवासियों ने कारगिल दिवस के रूप में मनाया है, कारगिल दिवस के रूप में मनाया है। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर था, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत का आपको याद रखना है, मेजर विक्रम बत्रा, जिन्होंने इस कारगिल सेक्टर पे अपना तिरंगा झंडा अपने अंतिम सांस तक चलते रहने तक फहराया। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य में यह विवाद था। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर कि इसके लिए, कारगिल विजय के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो कारगिल विजय से है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। और इस पॉइंट का नाम गन हिल इसलिए किया गया क्योंकि सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना ही मुख्य इसका उद्देश्य रहा है। आइए हम लोग इसी क्रम में एक पिक्चर के द्वारा देखें। देखिए अपना राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा आन बान शान जो फहरा रहा है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। प्रत्येक नागरिक को इस तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर में जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा द लाइट वी कैरी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां देखिए दिया गया, पहला डेविड डायोक, दूसरा डेमन गेलगेट, तीसरा गीतांजलि श्री, चौथा मिशेल ओबामा। हमारा जो सही विकल्प होगा मिशेल ओबामा। अब यहां से आपको एक बुक और भी याद कर लेनी है, वी कमिंग। ये विगत वर्षों में लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि वी कमिंग किसकी बुक है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। अब अगर हम बात करें द लाइट वी कैरी, ये किस पर आधारित बुक है? तो मिशेल ओबामा के अपने स्वतः के अनुभव हैं, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जो विश्व में व्याप्त जो तनावपूर्ण माहौल है, उस माहौल को इन्होंने एक पुस्तक के रूप में व्यथित किया है। एक पुस्तक के रूप में इन्होंने इसकी रचना की है कि स्थिति क्या है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें यहां पहले विकल्प के रूप में डेविड डायोक को 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कृति क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी कृति है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डेमन गेलगेट की, तो बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? डेमन गेलगेट को। इनकी कृति क्या थी? प्रॉमिस। साथ ही साथ हम लिख देते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था 2021 का दोस्तों? तो ये डेविड डायोक को दिया गया था। और अगर हम बात करें 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पहली भारतीय गीतांजलि श्री को दिया गया है। इनकी कृति क्या है? टॉम ऑफ सैंड किसकी कृति है? तो ये गीतांजलि श्री की है और पहली भारतीय हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसी क्रम में 2-3 बुक और भी आपको याद रखना है। जैसे अगर बात किया जाए सम्राट अशोक किसकी कृति है? तो दया प्रकाश सिन्हा जी की कृति है। और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को पुरस्कृत किया गया है सम्राट अशोक के लिए। अगर हम बात करें
नमिता गोखले, नमिता गोखले, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार दिया गया। इनकी बुक क्या नाम है? लीव बिहाइंड इनका बुक का नाम है। अगर हम बात करें यहीं पर नमिता गोखले जी से संबंधित, अगर 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान से अगर बात करें तो ये किसे दिया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान जो है असगर वजाहत, असगर वजाहत को दिया गया है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है 2022 का? 2022 का तो ये दिया गया रामदरस मिश्रा, रामदरस मिश्रा, रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है। और इनकी कृति क्या है? मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, ये किसकी कृति है? तो रामदरस मिश्रा जी की कृति है और इसीलिए 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये बुक के साथ मिशेल ओबामा का पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, द लाइट वी कैरी। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसके द्वारा महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता गया? तो देखिए पहला दिया गया ब्राजील, दूसरा दिया गया पेरिस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा यूएसए। यहां सही विकल्प हमारा है मित्रों इंग्लैंड। अब हमें जाने कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? तो इंग्लैंड में किया गया और विजेता इंग्लैंड रहा, विजेता टीम जो रही इंग्लैंड रही और उप विजेता कौन रहा? तो जर्मनी उप विजेता रही। अब यहां से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीता था, तो किसको पराजित किया था? तो जर्मनी को पराजित कर 41 साल बाद भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण खेल जो आयोजन होना है वहां से हमको अगर प्रश्न बने तो उसको हम रिकॉल कर लें। जैसे T20 एशिया कप, T20 एशिया कप का आयोजन, एशिया कप का आयोजन कहां किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। पहले ये कहां आयोजित किया जाना था? श्रीलंका में, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे स्थगित किया गया और यूएई में किया जाएगा। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा 2023 में, 2023 में। अगर हम बात करें अंडर 17 महिला कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह भी आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अगर हम बात करें फीफा विश्व फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में किया जाएगा 2022 में। एक प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, G20 देशों की बैठक 2022 में कहां की गई है? तो इंडोनेशिया में किया गया है, जबकि 2023 का कहां किया जाएगा दोस्तों? तो ये भारत में किया जाएगा, भारत के जम्मू और कश्मीर में। और यही एक आप याद रखिए 2021 का कहां किया गया था? इटली में किया गया था। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक प्रश्न और देख लें तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किस एक फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है और किस एक क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? दोनों ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो यहां देखें, फुटबॉलर के रूप में सुनील छेत्री जी को दिया गया है और क्रिकेटर के रूप में, महिला क्रिकेटर के रूप में मिताली राज को दिया गया है। ये दोनों अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में फुटबॉलर के रूप में सुनील छेत्री जी को सम्मानित किया गया है और मिताली राज को क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। कितने लोगों को चुना गया है 2021 में? 12 लोगों को चुना गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगले प्रश्न देखने से पहले देखिए, ये इंग्लैंड की टीम है जो विजेता रही है। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखें।
हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोने का सिक्का जारी किया गया? तो यहां हमारा विकल्प दिया गया, पहला जिम्बाब्वे, दूसरा नाइजर, तीसरा ईरान, चौथा श्रीलंका। इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया और ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण यहाँ के रुपये का, यहाँ के मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया। अवमूल्यन करने से लोगों में डॉलर की जमाखोरी होने लगी। इसीलिए यहाँ के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सोने के सिक्के के द्वारा को जारी करने से वो डॉलर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, जिससे स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। अब यहां से अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे किस महाद्वीप का देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब आपको एक प्रश्न और भी याद आ रहा होगा कि जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में एशिया महाद्वीप जाना जाता है और दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप जाना जाता है। इसे दोस्तों भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भविष्य का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी जो है ये हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत तथा किस देश के बीच विनवैक्स 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह देखिए, पहला दिया गया ओमान, दूसरा सेशल्स, तीसरा वियतनाम, चौथा सिंगापुर। अब यहां शब्द में ही देखिए क्या है? विनवैक्स। तो यहां विन संबंधित किससे है? वियतनाम से। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो विनवैक्स है युद्धाभ्यास, वो किसके किसके बीच में होता है? भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित होता है एक्स विनवैक्स। इसका आयोजन कहां किया गया? हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। अब यहां से कुछ युद्धाभ्यास हैं जो कि बार बार आपको पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ओमान के साथ अल नगाह, हाल ही में अल नगाह युद्धाभ्यास किन किन के बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया। सेशल्स के साथ भारत के साथ कौन सा होता है? तो लामीतीय युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? सेशल्स के साथ होता है। अगर हम बात करें सिंगापुर की दोस्तों, तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। हाल ही में एक युद्धाभ्यास हुआ है जो कि चर्चा में भी रहा है, MPX मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये किसके साथ हुआ? जापान और भारत के बीच में हुआ। अगर हम बात करें यही जाइमेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। अगर हम बात करें यही काजिंद युद्धाभ्यास किनके बीच होता है? कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिंद युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें खंजर युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है खंजर। अगर हम बात करें यही स्लीनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के साथ होता है। बात करें बोंगो सागर की और संप्रीति की, तो बांग्लादेश के साथ होता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित किए जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया गया? तो देखिए, पहला दिया गया टाटा, दूसरा रिलायंस, तीसरा अडानी, चौथा बिरला। यहां जो हमारा सही होगा, रिलायंस ग्रुप समूह के द्वारा यह निर्णय लिया गया। जो 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है, तो पहली बार इंडिया हाउस स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पेरिस का खेल होगा ओलंपिक का ग्रीष्मकालीन, इसमें भारतीय खिलाड़ी अपनी उच्च जो प्रदर्शन है उसको दिखा सकें या उच्च प्रदर्शन वहां पर दिखाएं। इसके कारण इन्होंने पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने की घोषणा की और इसमें साझेदारी किसकी होगी? भारतीय ओलंपिक संघ की होगी, साथ ही साथ रिलायंस समूह की होगी। अब यहां से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि भारतीय
ओलंपिक संघ से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो नरेंद्र बत्रा जी ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ से इस्तीफा दिया है। और इनके कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार जी को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में। अगर हम बात करें यहां पर विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून 1894 ईस्वी में ओलंपिक समिति का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख कौन है? थॉमस बाब हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जांच के लिए अंडर टू कोलिजन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का हस्ताक्षर ज्ञापन किया गया? तो देखिए यहां पहला दिया गया हरियाणा, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पंजाब। तो यहां हम जाने ये हमारा जो सही विकल्प होगा पंजाब राज्य के द्वारा अंडर टू कोलिजन संस्था है। इस संस्था के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, पंजाब को 5 नदियों का समूह कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का समूह कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? पहली रावी है, दूसरा चेनाब है, झेलम और सतलज है। रावी, चेनाब, झेलम, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियों का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। इसी कारण 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है पंजाब। अगर हम बात करें वर्तमान में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो हाल ही में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है, यहाँ पर 119 विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ राज्यसभा की तो राज्यसभा की यहाँ टोटल 7 सीटें हैं। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में हरियाणा से महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया? हरियाणा के पंचकुला में किया गया। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें, ये देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया गया है। ये पंजाब राज्य से संबंधित ज्ञापन हस्ताक्षर का है। आइए अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में दिल्ली के अगले आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया विनय कुमार, दूसरा संजय अरोड़ा, तीसरा राकेश अस्थाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर 20 सही होगा। संजय अरोड़ा जी को दिल्ली के अगले आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यहां देखिए एक इनकी छोटी सी इमेज भी दिखाई गई है संजय अरोड़ा जी की। ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? तो ये भी याद रखना है, राकेश अस्थाना जी के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा जी को। अब यहां दिल्ली से संबंधित दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की 70 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर हम बात करें 69वें संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चुना गया था। साथ ही साथ पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था। और इसी के आधार पर जो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुई करती थी उसे दिल्ली के रूप में घोषित किया गया था। और 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर हम यही बात करें, भारत का पहला शहरी
भारत का पहला शहरी एलिवेटेड शहर एलिवेटेड रोपवे सिस्टम कहां पर चालू किया गया? तो दिल्ली और हरियाणा के मध्य प्रारंभ किया गया, 10 किलोमीटर दिल्ली में, साथ ही साथ 19 किलोमीटर इसका संबंध कहां से है? हरियाणा राज्य से है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया? तो यहां आधिकारिक ध्येयवाक्य के रूप में गेम्स वाइड ओपन किस के लिए किया गया है? तो आपको देखना है, पहला दिया गया है पेरिस ओलंपिक, दूसरा दिया गया है लॉस एंजल्स ओलंपिक, तीसरा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा पेरिस ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पेरिस में आयोजित होगा। यह कब आयोजित होगा दोस्तों? तो 2024 में आयोजित होगा। यह क्रम क्या होगा? इसका क्रम भी आपको याद रखना है, यह 33वां होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉस एंजल्स का, तो ये 2028 में आयोजित होगा। इसका क्रम कौन सा होगा? 34वां होगा। अगर बात करें 2032 की, तो 2032 का ये 35वां होगा। ये कहां आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब यहां से खेल परिदृश्य से अगर महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, तो हाल ही में आपको याद रखना है पीवी सिंधु से स्विस ओपन का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। और सिंगापुर बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। ऑल इंडिया बैडमिंटन का चैंपियनशिप किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का चैंपियनशिप किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। अगर हम बात कर ले ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग में तो राफेल नडाल ने, जबकि महिला वर्ग में एशले बार्टी ने। और एशले बार्टी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंच ओपन की, तो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने और महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक ने जीता। अगर बात करें विंबलडन की, तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच में और महिला वर्ग में पहली एशियाई महिला एलिना रिबाकिना ने जीता, जो कि कजाकिस्तान से संबंधित है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द पुनः आपके लिए लिखा गया है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है आप अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें। मतलब आप अगर निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।